नमस्कार। आज हम भाषा विज्ञान पर बात करेंगे। देखिए, निस्संदेह ये जो भाषा विज्ञान है स्नातकोत्तर कक्षाओं का विषय है और स्नातकोत्तर कक्षाओं का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र तैयार होता है भाषा विज्ञान के रूप में। जब भाषा विज्ञान को पढ़ते हैं या भाषा विज्ञान को पढ़ते हैं तो उससे संबंध में एक सिद्धांतिकी है, एक विज्ञान है, एक नियमावली है, हमें उसका अध्ययन करना होता है। जब हम भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ किस प्रकार भाषा की निर्मिति के पक्ष कौन कौन से हैं उनको जानने का प्रयास हमारा रहता है। जैसे कि हम बात करते हैं ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य और फिर जो भाषा आती है। देखिए, बाद में जो अंतिम जो शब्द मैंने उच्चारित किया भाषा, उसी से प्रारंभ करती हूँ। देखिए, जब हम भाषा देखते हैं तो भाषा क्या है? जो मानव मन के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, जो पूर्णता से और स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करता है, जो उसके मनोभावों की व्याख्या करता है, जो उसकी पीड़ा को शब्द प्रदान करता है, जो उसके सुख या दुख को शब्द प्रदान करता है, अभिव्यक्ति प्रदान करता है, वो भाषा है। जब हमने भाषा को इस तरह से देखा तो हमने जाना कि भाषा जो है मानव मन की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। जब भाषा की हम मानव मन की अभिव्यक्ति कहते हैं तो देखिए, ये अभिव्यक्ति दो रूपों में संभव हुई। हम इसे भाषा का एक पक्ष को हम भाषा के मौखिक पक्ष में रख देते हैं और एक पक्ष को भाषा के लिखित पक्ष में रख देते हैं। हम जिस ध्वनि की बात आज यहाँ पर करेंगे वो ध्वनि मौखिक पक्ष से अधिक संबंधित है। अभी भाषा का मौखिक पक्ष क्या है और भाषा का लिखित पक्ष क्या है? देखिए, जब हम भाषा के मौखिक पक्ष की बात करते हैं तो जो हमारे स्वर तंत्रियों द्वारा, जो हमारे कंठ और कंठ विवर में जितनी भी स्वर तंत्रियां हैं उसमें मौजूद जो ध्वनि यंत्र है, उससे जो ध्वनियां निसृत होती है, हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से अधिक होता है। देखिए, ध्वनियां तो इस संसार में नाना है, लेकिन हम यहाँ सार्थक ध्वनि की बात कर रहे हैं और जब मानव के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो भाषा विज्ञान में जब आप ध्वनि की बात करते हैं तो वहां किसी अन्य वाक्जाल में ना जाकर जो ध्वनियां मनुष्य के वाग यंत्र से निसृत होती है, हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो ये अगर हम देखें तो ये भाषा के मौखिक पक्ष में देखें तो ये भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई जान पड़ती है कि ध्वनि क्या है, कि भाषा की लघुतम श्रव्य इकाई है, श्रव्य खंड है। देखिए, जब हमने भाषा के दो रूपों की बात की, भाषा के मौखिक पक्ष की बात की, तो कल हमने ढोला मारूरा दूहा पढ़ा था। या आप ऐसी ही अन्य लोक कथाओं की बात कर लीजिए, चाहे वो ढोला मारूरा दूहा हो या आप संदेश रासक की बात कर लीजिए या आप बिसल देव रासों की बात कर लीजिए या आप कबीर की बानियों को ही ले लीजिए। कबीर की बानियों को तो चूंकि उनके शिष्य धर्मपाल ने एक लिपिबद्ध कर दिया, इसलिए वो संरक्षित रही। लेकिन जो मौखिक परंपरा से जो चीजें हस्तांतरित होती है, जो बातें हस्तांतरित होती है, जो बातें सुरक्षित रखे जाने का प्रयास रहती है, वो अधिक सुरक्षित नहीं रह सकती। क्यों? अगर हम उदाहरण के रूप में ही देखें तो ढोला मारूरा दूहा का रचयिता अज्ञात है। वहाँ एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कृति प्रामाणिक भी है या नहीं, या कई दोहे अभी भी राजस्थान में मिलते हैं तो उसे कोई भी कवि अपने नाम से भी कर लेता है। भले वो दोहे, हमें नहीं पता कि वो दोहे कब उनकी रचना हुई होगी, क्या 11वीं शताब्दी में वाकई 11वीं शताब्दी में कोई रचना हुई होगी। तो इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भाषा का अलिखित रूप होता है या जो भाषा का मौखिक रूप जो होता है वो संरक्षित नहीं होता है, वो व्यवस्थित नहीं होता। इससे उलट जब हम इन्हीं ध्वनियों को जो मनुष्य के वाग यंत्र से निसृत होती है, उसे एक वैज्ञानिक रूप प्रदान कर देते हैं, उसे एक लिपिबद्ध रूप प्रदान कर देते हैं, उसका मानकीकरण कर देते हैं, तो वो संरक्षित हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खाई है मौखिक पक्ष और लिखित पक्ष के रूप में। देखिए, जो भाषा का मौखिक
पक्ष है वो वाणी का ध्वन्यात्मक रूप है। वो जो वाग से जो वाणी से निसृत जो हो रहा है, जो बोला जा रहा है, जो स्फोट के रूप में संपादित किया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, संपादित तो नहीं, जो उच्चरित किया जा रहा है मनुष्य के वाग यंत्रों से, वो मौखिक पक्ष है और वही ध्वन्यात्मक पक्ष है। वही, उसे ही हम स्वन भी कहते हैं, उसे ही हम स्फोट भी कहते हैं, उसे ही हम ध्वनि भी कहते हैं। भाषा का मौखिक पक्ष की अगर हम बात करें और निसृत ध्वनियों की बात करें तो एक बात और हम कह सकते हैं कि ये जो मौखिक पक्ष जो माध्यम है वो समीपस्थ माध्यम है। आप जो बोलेंगे वो कितनी दूर सुनाई देगा? कुछ मीटर, कुछ हो सकता है कुछ किलोमीटर, उससे ज्यादा तो नहीं सुनाई दे सकता। तो ये एक इसकी सीमा हो गई। लेकिन अगर हम लिखित पक्ष को देखें तो वो समीपस्थ और दूरस्थ उभयविद दोनों माध्यमों में देखा जा सकता है। दोनों माध्यमों में वो अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम ठहरता है। तो ये तो हमने देखी मौखिक पक्ष और लिखित पक्ष की कुछ बातें कि जो भाषा का अलिखित रूप है या मौखिक रूप जो है वो अमानक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है, उसके मानकीकरण को आप कितना करेंगे। जब वो लोक में भाषा उतरती है तो वहां मानक नहीं ठहरते हैं, वहां लोक का अपना विज्ञान होता है, लोक की अपना सैद्धांतिकी होती है जो पल पल प्रतिपल बदलती है। तो ये बात थी। लेकिन ये बात करना हमारा उद्देश्य नहीं है। निसंदेह हम भाषा की जरूर बात कर रहे हैं। और जब हम भाषा में हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का विकास, जैसा कि हमने पढ़ा है, वैदिक भाषा, लौकिक वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई किस प्रकार हिंदी जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान में 343 से 351 के अनुच्छेद के तहत राजभाषा का दर्जा प्राप्त करती है। तो ये जो यात्रा है ये इतनी आसान नहीं रही है। इस भाषा को लिपि जिसमें ढाला गया वो देवनागरी लिपि के माध्यम से इसको लिखित स्वीकृति प्रदान की गई। तो ये जो भाषा का अध्ययन हम जब करते हैं, चाहे हम हिंदी भाषा की बात कर ले, तो उसमें सबसे पहले हमें जिन किन इकाइयों की जानने की जरूरत है वो है ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य और फिर भाषा। तो इसके माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन अब आज हम आरंभिक बात कर रहे हैं ध्वनि की। तो ध्वनि क्या है? ऐसी इकाई जो मानव मुख से सार्थक रूप से, देखिए कुछ भी चिल्लाना ध्वनि नहीं है। जब हम ध्वनि विज्ञान में, जब हम भाषा में बात कर रहे हैं तो सार्थक ध्वनि इकाई को हमने कहा है, जो लघुतम सार्थक इकाई है और जिसे कोई भी श्रोता है, कोई भी जो सुनने वाला है, वो अपने कर्ण कुहर द्वारा, जो अपने श्रवणेन्द्रिय द्वारा जो ग्रहण करता है वो ध्वनि है। तो ध्वनि इस तरह हम कह सकते हैं कि ध्वनि भाषा का लघुतम श्रव्य खंड है। ये बात हमने कही। इसकी और परिभाषाएं देख लीजिए कि मानव जिसके द्वारा बोलता है या जो वायु मुख विवर से निकलकर वागिंद्रियों के द्वारा जो भाव प्रकट करती है उसे ध्वनि कहते हैं। देखिए, ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना असंभव है। इसे कल्पना की ही नहीं जा सकती कि ध्वनि के अभाव में कोई भाषा रही होगी। क्योंकि क्यों कहा है हमने ऐसे? क्योंकि ध्वनि चिन्हों की समष्टि ही भाषा है। जब ध्वनि चिन्हों को ही लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वे ही ध्वनि चिन्ह वर्ण कहलाने लग जाते हैं और फिर उन वर्णों को हम स्वर और व्यंजन में बांट देते हैं। वो एक और बात है। तो जब ध्वनि से आगे बढ़ते हैं तो वर्ण भाषा का लघुतम दृश्य खंड बन जाता है, क्योंकि वो लिपिबद्ध, उसे हमने एक आकार दे दिया। लेकिन जो बोला जा रहा है, जो वागिंद्रियों द्वारा निसृत हो रहा है, जो सार्थक ध्वनि है, वो आप उसे वर्ण कहेंगे। जब उसे ध्वनि कहेंगे। लेकिन जब उसे आपने लिपिबद्ध कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। एक और बात, जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि के लिए 3 बातें अपेक्षित हैं। क्या बातें अपेक्षित हैं? कि एक तो उसका उत्पादन होता है, फिर उसका संवहन या संचरण होता है और फिर उसे ग्रहण किया जाता है। तो ध्वनि का उच्चारण कहाँ से किया जाएगा? ये स्वर तंत्र द्वारा किया जाएगा, मनुष्य की वागिंद्रियों द्वारा किया जाएगा। उसका संवहन कैसे होगा? वो वायु द्वारा संचरित होकर कर्णेंद्रिय तक पहुंचेगी। वो श्रोता, जो वक्ता है वो भी सुन सकता है और जो श्रोता है वो भी उसे सुन पाएगा। तो
ये सारी व्यवस्था 3 चरणों में होती है। उत्पादन किया जाता है ध्वनि का, फिर उसका संवहन या संचरण होता है जिसके लिए वायु सकारात्मक माध्यम, सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करती है, और उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात वो ग्रहण की जाती है श्रवणेन्द्रियों के द्वारा, कर्णेन्द्रियों के द्वारा, या हम इसे कह सकते हैं कर्ण कुहर के द्वारा वो ग्रहण की जाती है। तो इसी से ध्वनि का जो अस्तित्व है वो संसार में रहता है, उत्पादन के द्वारा, संवहन के द्वारा और ग्रहण के द्वारा। तो ये सारी बातें हैं कि ध्वनि का उत्पादन कहाँ से, वागिंद्रिय से होता है, उसका संवहन वायु से, और उसका जो ग्रहण है वो कर्णेंद्रियों के द्वारा। तो जब हम इसी ध्वनि के निसृत होने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो ये जो निसृत होने की प्रक्रिया है ये अलग अलग प्रकारों से पूर्णता को प्राप्त करती है। जब हम इस प्रक्रिया को देखते हैं तो मुख के अंतर्गत, जो मुख के भीतर कंठ पिटक के अंदर कुछ स्वर तंत्रियां होती हैं। जब वे स्वर तंत्रियां इतनी अधिक समीप हों कि जो वायु है वो उन्हें धक्का देकर तीव्र रूप से बाहर निकले, और उस प्रक्रिया से जो ध्वनि की उत्पत्ति हो उसे हम नाद कहते हैं। देखिए, ध्वनि जो निसृत हो रही है उसके प्रकारों पर बात कर रहे हैं, और उन प्रकारों में पहला प्रकार है नाद। ये कैसे होगा? जब हम वागिंद्रियों की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि जो कंठ पिटक के अंतर्गत जो कुछ स्वर तंत्रियां होती हैं, यदि वो बहुत समीप रहें, वो चिपकी हुई रहें, और जब वायु बाहर निकलने को आतुर हो तो वो उन्हें धक्का देकर बाहर निकल रही है, और उससे जो ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे हम नाद ध्वनि कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें, जब ये स्वर तंत्रियां एक दूसरे से दूर होती हैं, ठीक है, और जो वायु है वो निर्बाध रूप से निकल रही है, वहां पर किसी प्रकार का उस पर बलात् प्रयोग नहीं किया जा रहा है वायु के द्वारा स्वर तंत्रियों पर, वो बिना किसी अवरोध के निकल रही हैं, तो इससे जिस ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे श्वास ध्वनि कहते हैं। तो नाद ध्वनि जहां अवरोध हो रहा है स्वर तंत्रियों के सामीप्य से, और श्वास ध्वनि जहां अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है क्योंकि वो स्वर तंत्रियां समीप नहीं हैं, वो विलग हैं। इसके अलावा भी एक और ध्वनि होती है जिसे हम जपित ध्वनि या उपांशु ध्वनि भी कहते हैं। ये कौन सी ध्वनि है? आपने एक बात पढ़ी होगी, कानाफूसी करना या फुसफुसाहट, ये चीज है। तो जब कोई वक्ता किसी श्रोता के कान के पास जाकर कुछ ऐसी बातें जिसे जब हम गोपनीय तरीके से कहते हैं, या कोई हम ऐसा चाहते हैं कि शांति भंग ना हो, तो हम फुसफुसाहट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो फुसफुसाहट के रूप में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को हम जपित ध्वनि या उपांशु ध्वनि भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की ध्वनियां हैं। मानव के मुख से जितने भी प्रकार की ये जो ध्वनियां, वर्णात्मक ध्वनियां निसृत होती हैं, उसे नाद और श्वास के आधार पर ही उनका विभाजन किया जा सकता है। जैसे कि जो वर्ण ध्वनि श्वास होती है उसे अघोष कहा जाता है। जो वर्ण ध्वनि जिसे हमने श्वास के आधार पर जिसका नामकरण किया, कि जिसमें जो वायु है वो निर्बाध रूप से निकल रही है, क्योंकि वहां स्वर यंत्रियां जो हैं वो अलग अलग हैं, विलग हैं, वो समीप नहीं है। तो जो जब वायु इस तरह से निकलती है, या जिसे हम श्वास ध्वनि कहते हैं, उसे अघोष भी कहा जा सकता है। तो ये प, क और स, दंत स जो हैं, ये अघोष श्वास ध्वनियां हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय, ये बार बार हम फिर दोहराव कर रही हूं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों के बीच में पर्याप्त अवकाश रहता है, जिससे कि वायु जो है निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है। ऐसे ही जो वर्ण ध्वनि नाद ध्वनि होती है उसे सघोष ध्वनि भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, नाद ध्वनि हमने किसे कहा? जहां जो कंठ पिटक में जो स्वर तंत्रियां हैं वो समीप स्थित हैं, और जो वायु है वो वेग से उन्हें धक्का देकर निकल रही है, तो उन्हें सघोष कहा जाता है। इसी तरह जो ग, ज, ये जो ध्वनियां हैं, ब, ये जो ध्वनियां हैं सघोष ध्वनियां हैं, क्योंकि इनके स्वर उच्चारण में जो स्वर तंत्रियां हैं वो समीप में रहती है।
इनमें से जो अघोष ध्वनियां हैं उन्हें कठोर कहा जाता है और जो सघोष ध्वनियां हैं उन्हें कोमल कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखें। ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रश्न बनते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बन जाते हैं कि किन्हें इनमें से कौन सा अघोष ध्वनि का लक्षण नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखें। जो अघोष ध्वनियां हैं, जो श्वास है उसे ही अघोष ध्वनि भी कहा जाता है। जो कठोर होती हैं ध्वनियां उन्हें अघोष ध्वनियां कहा जाता है। इसके विपरीत जो नाद ध्वनियां हैं वो सघोष ध्वनियां हैं और वह कोमल होती हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखें। इनके अगर हम भेद करें तो ये बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के आधार पर हम विवृत, सवृत, घोष और फुसफुसाहट, जिसे हमने उपांशु ध्वनि कहा, जिसे हमने जपित ध्वनि कहा, ये बात उसका विभेद आप कर सकते हैं। अब मुख्य विवर में जो हम स्वर यंत्रियों का बात बार बार कर रहे हैं, वे कौन कौन सी स्वर यंत्रियां हैं या वे कौन से वाग यंत्र हैं जो मनुष्य को इच्छानुसार उच्चारण करने में सहायता प्रदान करते हैं, उनको आज हम देखेंगे। हालांकि आप सबने विज्ञान विषय पढ़ा है, तो यहाँ पर आप उस विज्ञान में आपको लौटना पड़ेगा। हालांकि मैं एक चित्र साझा करूंगी, आप उसके माध्यम से बहुत आसानी से इन चीजों को समझ सकेंगे। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो ध्वनियां मुख और नासिका से निसृत हो रही है, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और कौन कौन से अवयव जो हमारे शरीर के इस स्वर तंत्र के अवयव, कौन कौन से अवयव उसको सहायता पहुंचाते हैं, उनका अध्ययन अब हम इस अगले बिंदु में करेंगे, जिसे हमने ध्वनि यंत्र नाम दिया है या उच्चारण अवयव। तो कौन से ध्वनि यंत्र है जो मनुष्य को ध्वनियों के उच्चारण में सहायता करते हैं। देखिए, जब हम ध्वनि यंत्र या उच्चारण अवयवों की बात करते हैं तो उन समस्त अवयवों को जो कि ध्वनि के उच्चारण में सहायता पहुंचाते हैं, हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ध्वनि यंत्र या वाग यंत्र हम कहते हैं। तो ये संज्ञा याद रखें कि किन्हें हमने वाग यंत्र या ध्वनि यंत्र कहा है, जिन अवयवों से ध्वनि की उत्पत्ति होती है, उत्पादन होती है, जो पहली क्रिया ध्वनि की संपादित होती है। हमने उत्पादन की बात की, संवहन की बात की, फिर श्रवण की। तो यहाँ पर वाग अवयव कौन कौन से हैं जिनसे ध्वनि का उत्पादन हो रहा है, जो मनुष्य की वागेंद्रियां हैं, जो बोलने में सहायता कर रही हैं, वो सारी अवयव जो कि उच्चारण में सहयोग दे रहे हैं, वो ध्वनि यंत्र कहलाते हैं। इनसे ही क्या होता है, ध्वनियों का उच्चारण होता है। इसीलिए हम इनको उच्चारणावयव भी कहते हैं। तो तीन संज्ञाएं हमने इसे दे दी, ध्वनि यंत्र कह दिया, हमने इसे वागेंद्रिय कह दिया या उच्चारणावयव। तो ये तीनों हैं। अब इनमें से कौन कौन से होते हैं, तो मैं महत्वपूर्ण उच्चारण अवयव की बात करूंगी। देखिए, फेफड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्योंकि उन्हीं से जो श्वास और प्रश्वास की क्रिया है वो जारी रहती है। तो फेफड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इन्हीं से जो श्वास के बाहर या अंदर जाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद हम बात करें तो श्वास नली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जिस नली के द्वारा नासिका के रास्ते से श्वास जो है फेफड़े तक पहुंचती है और फेफड़ों में से आकर जिस नली के द्वारा वही जो श्वास है जो बाहर आता है, उच्छ्वास जिसे प्रश्वास जिसे कहते हैं, तो सारी क्रिया जो है ये श्वास नली के माध्यम से संपादित होती है। तो और जो हमने वर्णों का विभाजन नाद और श्वास के आधार पर किया, उसमें ये जो अवयव है वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये जो श्वास नली है, ये प्रतिक्षण हम जो श्वास लेते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, क्योंकि यही नासिकाग्र से, नासिका नली से, श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचाती है और फेफड़ों से ये जो वायु है उसका बाहर जो है इसका प्रश्वास के रूप में बाहर निकलती है। इसके पश्चात एक भोजन नली है। देखिए, श्वास नली के समीप ही भोजन नली है। अब इसका जिक्र हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि किसी गड़बड़ी के कारण इतनी समीप स्थित होती है, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत और वैज्ञानिक तरीके से हमारा शारीरिक तंत्र निर्मित है कि गड़बड़ी के कारण भी कभी भोजन नली में नहीं जाकर यदि भोजन श्वास नली में चला जाता है तो क्या हो सकता है, तत्काल मृत्यु हो सकती है। तो प्रकृति ने इसीलिए भोजन नली पर एक आवरण लगाया है, एक आवरण बनाया है, और जो कि भोजन निगलते समय श्वास नली के मुख को बंद कर देता है। और
इसी से फिर भोजन जो है श्वास नली में न जाकर कहाँ चला जाता है, भोजन आमाशय में। तो ये हमने जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये एक जो आवरण है वो लगने के कारण, श्वास नली पे लगने के कारण वो वहां पर नहीं पहुंचता भोजन और वहां पर भोजन नली में चला जाता है। और ये सारी जो चीजें हैं ये एक उस आवरण के माध्यम से संपादित होती है। जो उच्चारण अवयव में हम देखें अगर और उसके बाद अध्ययन करें तो एक स्वर यंत्र होता है। तो श्वास नली के ऊपरी भाग में और अभिकाकल के नीचे जो है श्वास नली के ऊपर और अभिकाकल के नीचे जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करने वाला एक यंत्र होता है उसे स्वर यंत्र कहते हैं। देखिए अभिकाकल आप पहले समझना चाहेंगे कि अभिकाकल जो श्वास नली पर एक आवरण के रूप में जो जिह्वा जिसकी बात हमने की वही अभिकाकल है। तो अभिकाकल के पास में ही, अभिकाकल के कुछ नीचे ही स्वर यंत्र होता है। उसके बाद स्वरतंत्री। तो स्वर यंत्र में पतली झिल्ली के रूप में जो लोचदार पर्दे होते हैं उन्हें ही हम स्वरतंत्री कहा करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें किन किन बातों का हम किन किन अवयवों की बात कर रहे हैं। ये स्वरतंत्रियां जो बात कर रहे हैं हमने, जो लोचदार पर्दे हैं वो कभी आपस में चिपक जाती है, कभी दूर हो जाती हैं। जिस समय स्वरतंत्रियां परस्पर सटी रहती है और अंदर से वायु धक्का देकर बाहर निकलती है तो वो कौन सी ध्वनियां निसृत होती है, नाद ध्वनियां, जैसा कि हमने बताया, सघोष ध्वनि भी जिसे कहा। लेकिन जहां पर्याप्त अवकाश है, वो पर्दे जो हैं वो दूर दूर हैं, पर्याप्त अवकाश है और वायु बिना रुके निकल जाती है तो वो अघोष ध्वनियां हैं जिनका हमने पहले भी बात की है। अब देखिए काकल क्या होता है। देखिए मेरे सामने चित्र है, मैं अभी आपको चित्र, आप भी उस चित्र को देखते रहे हैं। काकल जो है स्वर यंत्र में स्थित पतली झिल्ली के पर्दों के बीच में जो भाग खुला रहता है, जो झिल्लियां हैं उनके बीच में जो भाग खुला है उसे काकल कहते हैं। इसे स्वर यंत्र का मुख भी कहा जाता है। इसी काकल में से होकर जो वायु है वो अंदर या बाहर जाती रहती है। तो ये काकल महत्वपूर्ण स्थान है। ये आवश्यकता अनुसार जैसा हम उच्चारण करते हैं ये काकल छोटा या बड़ा होता रहता है। अभिकाकल हमने देखा, श्वास नली के द्वार पर जो आवरण के रूप में एक छोटी सी जिह्वा रहती है जो कि भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देती, वो अभिकाकल कहलाता है और ये स्वर यंत्र के ऊपर का आवरण होता है। देखिए कंठ पिटक एक महत्वपूर्ण भाग, जो गले के ऊपर जो उभरा हुआ आवरण जो आपको दिखाई दे रहा है वो कंठ पिटक है और ये महत्वपूर्ण एक अवयव है। इसके माध्यम से ही इसके पास ही श्वास नली और भोजन नली भी स्थित होती है जो बोलने में केवल सहायता ही नहीं देती अपितु विविध प्रकार की बोली उत्पन्न करने में भी ये जो स्वर यंत्र है ये सहायता देता है। इसके बाद कंठ मार्ग होता है, इसे गलबिल या कंठ बिल भी कहते हैं। कुछ जो आलोचक हैं, कुछ भाषाविद हैं, कुछ विद्वान इसे ग्रसनिका का नाम भी दे देते हैं। तो ये मुख के नीचे और कंठ छिद्र के ऊपर स्थित रहता है और ये भी ध्वनि उच्चारण में पर्याप्त सहायता देता है। तो ये हमने कंठ मार्ग की बात की। इसके बाद जो आता है वो है कंठ। देखिए कंठ जो है वो कोमल तालु के नीचे तथा काकल के ऊपर जो अंतिम भाग है, जो कोवे के बाद वाला जो भाग है उसे हम कंठ कहते हैं। कोमल तालु के नीचे तथा काकल के ऊपर के अवयव को कंठ कहते हैं। जहां से आप क ख ग घ ये ध्वनियां जो उच्चारण कर रहे हैं, कंठ ध्वनियां, अ जहां से उच्चारित कर रहे हैं वो कंठ ध्वनियां हैं। अब कौवा जो आपका कोमल तालु से एक छोटा सा मासल सा पिंड जो लटका हुआ है नीचे की ओर, उसे कौवा कहते हैं। इसके बाद जो नासिका विवर आता है, मुख और नासिका के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है वो नासिका विवर कहलाता है। इस नासिका विवर को पूरा या कम खोलने में कोमल तालु की सहायता और कौवे की सहायता ली जाती है। अनुनासिक वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो इस नासिका विवर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब फिर मुख विवर हो जाता है। फिर कोमल तालु जो मुख विवर में जो ये मुख विवर जो भीतर का जो है कंठ से लेकर ओष्ठ दंत, ये जो भीतर की जो बात है ये मुख विवर है। इसी में कोमल तालु जो गोलाकार छत है मुख विवर की वो कोमल तालु कहते हैं। इस छत में भी जो सबसे पीछे है वो कोमल तालु है और अगला जो है वो कठोर तालु है।
जो दांतों के ऊपर वाली जो बात है, गोलाकार छत के अगले भाग को कठोर तालु के नाम से पुकारा जाता है। फिर दंतमूल कठोर तालु के अंतिम छोर पर, और दांतों की जो जड़ें रहती हैं वो दंतमूल कहलाती है। दंते व्यंजन, ये दांत जो हैं वो दंत हैं, पंक्ति रहती है, दांतों की जो पंक्ति है वो दंतमूल पंक्ति दंत कहलाएगी। दंत ध्वनि के उच्चारण जितने भी हम कहलाते हैं, चाहे आप त थ द द न त वर्ग की बात कर लीजिए, वो जो दंत पंक्ति से जो वर्णन उच्चरित रहते हैं, जो वर्ण उच्चरित रहते हैं, उन्हें हम दंत से उच्चरित करते हैं। फिर दंत मूल के समीप जो ऊपरी मसूड़े होते हैं उन्हें वर्त्स कहते हैं। तो कुछ ध्वनियां वर्त्स ध्वनियां भी होती है, जैसे न का उच्चारण करेंगे आप तो दांतों के ऊपर जो मसूड़ों के मसूड़े होते हैं उन्हें वर्त्स कहा जाता है। वहां से जो ध्वनियां उच्चरित होती हैं उन्हें वर्त्स ध्वनियां कहा जाता है। फिर एक मूर्धन्य ध्वनियां, जैसे हम ट ठ ड ढ न की बात करते हैं, तो आप देखिए कहां से उच्चरित हो रहे हैं। दंत पंक्तियों के ऊपर जो कठोर तालु है वहां पर ये मूर्धा, और जो खुरदरा भाग है उसे मूर्धा कहते हैं, और वहीं से जो ट वर्ग जैसी जो ध्वनियां उच्चरित होती है उसे मूर्धन्य ध्वनियां। फिर देखिए जिह्वा, जो ये हमारी जीभ है, जिह्वा जो है इसके आधार पर भी जो ये जिह्वा भी महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि अभी हम उच्चारण अवयव की बात कर रहे हैं। तो ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा भी एक महत्वपूर्ण अवयव है, जिसको अगर हम देखें तो उसके 5 भाग कर सकते हैं जिह्वा के भी, और किस प्रकार ये वर्णों के उच्चारण में, ध्वनियों के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। जिसमें जिह्वाग्र की बात करें तो अग्र भाग जो है जिह्वा का, उसे जिह्वाग्र कहा जाएगा, और जिह्वा मध्य, जिह्वाग्र के पास वाले जिह्वा के मध्य भाग को जिह्वा मध्य कहा जाएगा। जिह्वा पश्च, फिर जिह्वा मूल, ये ऐसे देख सकते हैं हम। और जिह्वा लीक भी है, जिह्वानीक, जिह्वाग्र, जिह्वा मध्य, जिह्वा पश्च और जिह्वा मूल, इन आधारों पर जिह्वा की बात की जाती है, जहां से नाना प्रकार की जो ध्वनियां हैं वो उच्चरित की जाती है। जो कंठ से जुड़ा होता है जिह्वा का जो भाग भीतर, मुख विवर के भीतर, वो जिह्वा मूल कहलाता है। फिर एक और बात जो कि मुख का महत्वपूर्ण भाग है, जैसे ओष्ठीय ध्वनियां जहां से उच्चरित होती है, प फ ब भ म, ये जो ध्वनियां जहां से उच्चरित होती हैं वो दंत पंक्तियों के समीप जो ढक्कन की भांति, जो 2 ढक्कन की भांति जिसने मुख को बंद कर रखा है, जो ओष्ठ कहलाते हैं, इस उच्चारण अवयव की जो सहायता ओष्ठीय व्यंजनों के उच्चारण में की जाती है। तो ये बात थी ध्वनि की, ये बात थी ध्वनि के उच्चारण अवयवों की, और किस प्रकार फेफड़े से लेकर किस प्रकार हम बात करते हैं, कोआ, नासिका विवर, मुख विवर, जिह्वा, ये सारी चीजें, अभिकाकल, कंठ और नाना प्रकार की जो स्वर यंत्रियां होती हैं, किस प्रकार जो लोचदार पर्दे के रूप में होती है, किस प्रकार ध्वनियों के उच्चारण में सहायता देती है। तो इसलिए हमने उच्चारण अवयव की बात की। क्या कठोर तालु है, क्या कोमल तालु है, कोमल तालु पीछे का भाग, कठोर तालु आगे का भाग, वर्त्स क्या है, जो मसूड़ों के रूप में दांतों के ऊपर जो मसूड़ों वाला स्थान है वो वर्त्स कहलाता है, दंती क्या है, ओष्ठी क्या है, ये बात आपको जाननी आवश्यक है। और इसी आधार पर हम ध्वनियों का वर्गीकरण भी करते हैं। तो जब हम ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे। देखिए, मैंने बात ध्वनि और वर्ण से की, लेकिन एक बात और बीच में जोड़ती हूँ। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, किसी साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है, जब आप भाषा के विद्यार्थी हैं और भाषा से संबंधित किसी परीक्षा का साक्षात्कार दे रहे हैं, तो वहां पर अक्सर अक्षर के बारे में पूछा जाता है कि अक्षर क्या है। चलिए, ध्वनि तो ठीक है, जो श्रव्य खंड है लघुतम वो ध्वनि है, जो दृश्य खंड है लघुतम वो वर्ण है, और लेकिन अक्षर क्या है। तो अक्षर देखिए, जहां नाम से ही हम देखते हैं कि जिसका क्षरण नहीं हो, जिसका विनाश नहीं हो, वो अक्षर है। तो जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सार्वभौम है, और जो ब्रह्म का ही दूसरा रूप है, वो अक्षर है। और अगर हम व्याकरणात्मक दृष्टि से देखें तो जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाए वो अक्षर है। जैसे हाँ, ना, एक ही बार में हमने जो बोल दिया, वहां रुकना नहीं पड़ा है, तो वो सारी चीजें अक्षर। हाँ, ना, आ, जा, खा, पी, ये जो सारी चीजें हैं,
इसको एक ही हमने उच्चारण में बोल दिया, एक ही श्वास में, एक ही आघात में बोल दिया, वो अक्षर है। तो ये बात ध्यान रखें। उसके बाद में जब आप शब्द विज्ञान पढ़ेंगे तो शब्द की बात करेंगे, हालांकि सार्थक या वर्णों से या अक्षरों से जो क्रमबद्ध समूह है वो शब्द कहलाता है। वो शब्दों से मिलकर शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है, और पदों से मिलकर वाक्य की संरचना होती है। तो ये एक बात है जो आप आगे की क्लास कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन हम ध्वनियों के वर्गीकरण की बात कर रहे थे, और उन ध्वनियों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं जो व्यक्तियों के मुख से प्राय निकला करती हैं। तो वे ध्वनियां कितने प्रकार की हैं, उन्हें कैसे बांटा जा सकता है। देखिए, जब हमने वर्णों की बात करने लगे हम, तो वहां स्वर और व्यंजन, स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं, उनकी हमने बात की। लेकिन उन पर ना जाकर ये जो ध्वनियां हैं किस प्रकार उच्चारित की जाती है और किस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और स्थान के आधार पर। दो प्रमुख वर्गीकरण तो ये हैं। तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किन्हीं ध्वनियों का उच्चारण करता है तो वो कभी ललित होती है, कभी मधुर होती है, कभी आकर्षक होती है, कभी कर्कश होती है, और जो श्रोता है वो कर्णकुहरों के माध्यम से उन्हें हृदयंगम कर लेता है, और कभी वो उसके मन को वश में ले लेती है, कभी वो क्रोध में दे देती है। तो इस प्रकार हम देखें तो एक ही व्यक्ति अपने मुख से, अपनी वागिंद्रियों से नाना प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण कर लेता है। आपने मिमिक्री का तो नाम सुना ही होगा, कई लोगों को करते हुए भी देखा है। एक ही व्यक्ति बहुत भारी आवाज भी निकाल लेता है, एक ही व्यक्ति बहुत कोमल आवाज भी निकाल लेता है, एक ही व्यक्ति किसी हिंसक जीव या पशु की आवाज भी निकाल लेता है, तो एक ही व्यक्ति कोयल सी मधुर जो टेर है वो भी बोल लेता है। तो ये किस प्रकार होता है? देखिए, भाषा विज्ञान के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो ये नाना स्थान से उच्चरित होने वाली ध्वनियों के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर ये मिमिक्री जैसी चीज हम देखते हैं, जो उच्चारण का सौष्ठव है वो हम देखते हैं। तो जब हम इन ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं तो इनमें जब हमने बात की उच्चारण अवयव की, तो अब हम उनसे परिचित हैं। चाहे वो कंठ की बात करूं तो आपको समझ आएगा कंठ कहाँ है, तालु की बात करें तो तालु कहाँ है, ये समझ आएगा। तो प्राय हम ये देखते हैं कि ध्वनियां या तो कंठ से या नासिका से या तालु से या जिह्वा से कहीं ना कहीं से ये उच्चरित होती है। साथ ही इनके उच्चारण में प्रत्येक व्यक्ति को या तो कुछ आंतरिक या कुछ बाह्य प्रयत्न करना पड़ता है, तो या फिर वह ध्वनियां किसी न किसी इंद्रिय का आश्रय लेकर उच्चारण की जाती हैं। तो इस दृष्टि से हम अगर देखें तो ध्वनियों के वर्गीकरण के 3 प्रमुख आधार हैं, जिसमें से मैंने आपको पहला बताया स्थान के आधार पर, फिर प्रयत्न के आधार पर, और तीसरा जो है वो इंद्रिय या करण के आधार पर। अब ये इंद्रिय या करण क्या है कि मुख विवर में जो स्थित इंद्रियां हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे। जब हम तीसरे उसमें आएंगे तब उन पर बात करेंगे। लेकिन पहला जो हम बात कर रहे हैं स्थान के आधार पर, तो देखिए, कंठ पिटक से लेकर ओष्ठ तक कितने ही जाने इतने स्थान हैं इसके बीच में, कंठ पिटक से ओष्ठ के बीच में, जहां से ध्वनियां उच्चरित होती है। और उन्हीं आधारों पर जो वो स्थान है, जिन अवयवों का सहारा लेकर ध्वनियां निसृत होती हैं, उनके आधार पर 8 प्रकार की ध्वनियों में हम बांट सकते हैं। तो वो जो 8 स्थान हैं जो उच्चारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो आप लिख लीजिए। देखिए, काकल जो मुख्य स्थान है, फिर कंठ, तालु, मूर्धा, वर्ष, दांत, ओष्ठ और जिह्वा। इन आधार पर हम ध्वनियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इनसे जो ध्वनियां निसृत होती है वे 8 प्रकार की होती है। जो काकल से निसृत हुई वो काकल्य ध्वनियां कहलाती है। जो कंठ से निसृत हुई वो कंठ्य ध्वनियां कहलाती है। जो तालु से निसृत हुई वो तालव्य ध्वनियां कहलाती है। जो मूर्धा से निसृत हुई वो मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती है। जो वर्ष से, मसूड़ा के ऊपर का जो भाग है वहां से निसृत हुई वो वर्ष से ध्वनियां कहलाती है। इसी प्रकार
जो दांत से वहां पर आघात से निसृत होती है वो दंत्य, और ओष्ठ से ओष्ठ्य, और जो जीवा मूल से जीवा मूल्य। तो इस प्रकार 8 स्थानों से जो ध्वनियां निसृत होती है उन आधारों पर हम ध्वनि के अलग अलग प्रकार पढ़ सकते हैं। ये उच्चारण का स्थान के आधार पर हम ध्वनियों का भेद पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इनमें देखें तो काकल के स्थान पर जैसे कि आप देखें तो ह जो ध्वनि है वो काकल्य ध्वनि है। कहां से उच्चारित होती है? काकल से। तो आप एक टेबल बना सकते हैं। जो पहला स्थान हमने देखा, काकल से जो ध्वनियां उत्पन्न होती है उन्हें काकल्य कह सकते हैं। उसमें आप जो उच्चारण जो ध्वनि है उसमें आप लिख लीजिए ह का उच्चारण जो है वो काकल से होता है। इसी तरह अगर आप कंठ से देखें तो उसमें अ जो स्वर है वो कंठ से होता है, इन्हें कंठी ध्वनियां कहते हैं। और साथ ही क वर्ग जो है, क ख ग घ अंग, ये जो ध्वनियां हैं वो कंठी ध्वनियां कहलाती हैं। साथ ही में जो विसर्ग का उच्चारण है वो भी कंठ से होता है, ये आप ध्यान रखें। तो मैं जैसे जैसे बोलते जा रही हूँ, देखिए हमारे पास सीमित संसाधन है, बोर्ड नहीं होता। अगर मैं कुछ लिखकर बताऊं तो वो फिर कैमरे की सेटिंग नहीं होती, इसलिए आप ये ध्यान रखें। देखिए, जब स्थान के आधार पर पढ़ रहे हैं, काकल जो है वहां से हमने देखा तो ह ध्वनि का उच्चारण होता है और ह ध्वनि इस प्रकार काकल्य ध्वनि है। दूसरा, जो स्थान के आधार पर कंठ की बात कर रहे हैं, तो कंठीय ध्वनियों में जब हम देखें तो अस्वर वहां से उच्चारित होता है कंठ से। और क वर्ग जो है, क ख ग घ अंग, ये जो 5 वर्ण हैं ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? ये कंठ से उच्चारित होते हैं। इसी तरह जो विसर्ग है वो भी कंठ से उच्चारित होता है। तो 2 स्थान के आधार पर 2 भेद हमने देख लिए। तीसरा भेद अगर हम देखें तो जो तालु की बात की, जो तालव्य की बात करते हैं, उसमें जो पूरा च वर्ग है, व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो च छ ज झ य, ये जो 5 वर्ण हैं ये तालु से उच्चारित हो रहे हैं। आपके कठोर तालु से च छ ज झ य, तालु से उच्चारित होने वाले ये वर्ण हैं। साथ ही जो ई वर्ग का स्वर है, ई और दीर्घ ई, ये भी तालु से उच्चारित होते हैं। तो मैं स्वरों और व्यंजनों को साथ ले रही हूँ, व्यंजन और स्वर का अलग अलग ना करके साथ ही बताती जा रही हूँ आपको। जब हमने तालु की बात की तो वहां ई और ई आया, अ की बात की तो वहां हमने कंठे में बात की। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। विसर्ग भी जो है कंठे है और तालु में, लेकिन ई, दीर्घ ई और समूचा जो च वर्ग है उसका उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद जो चौथा हमने देखा, मूर्धा देखा। मूर्धन्य जो शब्द हैं उसमें पूरा ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग पूरा आएगा। और साथ ही जो री और दीर्घ री है वो भी मूर्धन्य स्वर कहलाते हैं। तो मूर्धन्य में आप ध्यान रखें ट ठ ड ढ ण। जब हम दंत की बात करते हैं, जो ध्वनियां जिनका टकराव दांत से उत्पन्न होता है, दांत जिनके उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसमें त वर्ग, त थ द ध न, ये उच्चारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही जो दंत्य स है, स जिसे स से सड़क वाला हम पढ़ते हैं, अब इसे उच्चारण इसका यूं कीजिए दंत्य स, उसका उच्चारण भी दंत से होता है, इसीलिए इसे दंत्य स भी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा ओष्ठ्य, जो होंठ है वो किन के उच्चारण में। तो देखिए, अगर स्वरों की मैं आपसे पूछूं जो ओष्ठ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो देखिए ऊ और दीर्घ ऊ, होठों की बनावट ही देख लीजिए। जब बोलते समय क्या होठों के बिना आप ये स्वर बोल सकते हैं? ऊ और दीर्घ ऊ। इसी तरह प वर्ग जो पूरा है, प फ ब भ म, ये जो है ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहलाता है। फिर हम जो 8वां हमने जो देखा, जिह्वा मूलीय, जिनकी बात करते हैं, जिनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग है, वहां से जो ध्वनियां निसृत होती हैं वो जिह्वा मूलीय ध्वनियां कहलाती हैं। तो ये सारी बातें हमने देखी, कौन कौन से वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है और कौन कौन से अवयव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनमें हमने बात की, उन वर्णों की बात की कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो ये स्थान के आधार पर वर्गीकरण था, जिसमें 8 स्थान जो कंठ विवर में ओष्ठ तक, कंठ विवर से लेकर ओष्ठ तक के जो स्थान हैं उनकी बात की। तो ये प्रमुख ध्वनियां थी। इसके बाद जब हम बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर, तो
मुख विवर में ही ओष्ठ से लेकर जो कंठ तक जो ध्वनियां उच्चारण में काम में आती है और जिनसे प्रयास करके प्रयत्न के आधार पर परिवर्तन उच्चारण किया जाता है, उस आधार पर दो भेद हैं। एक तो आभ्यंतर पक्ष है, एक बाह्य पक्ष है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में भी ये चीज लिखी है कि यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि भाषा के व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें भी ध्वनि उच्चारण में प्रत्येक व्यक्ति जो प्रयास करता है उसके आधार पर दो भेद किए हैं, जिसमें आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये दो नाम, ये दो वर्ग रखे गए हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्न में जो हम देखते हैं वहां पर किस प्रकार के प्रयत्न होते हैं, उसमें स्पृष्ट होता है, ईषत स्पृष्ट होता है, ईषद विवृत होता है, विवृत होता है, संवृत होता है। ये 5 प्रकार के जो आभ्यंतर परिवर्तन प्रयत्न जो होते हैं उनके आधार पर स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, इस तरह से कहा जा सकता है। जब हम इस तरह देखते हैं, संवृत में देखते हैं, तो अनेक उदाहरण देखने को मिल सकते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग जो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर होता है उसके 5 भाग हैं। लेकिन जब हम बाह्य परिवर्तन के आधार पर देखते हैं तो वहां 11 भेद सामने आते हैं और उसमें विचार, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, ये जो भेद हैं वो आभ्यंतर के बजाय ये हम बाह्य परिवर्तन के भेद देखते हैं, जिसमें विचार, संवार, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारे भेद देखने को मिले, जिसमें उदात, अनुदात और स्वरित, ये सारी चीजें थी। तो भाषा विज्ञान में ये 2 परिवर्तन तो महत्वपूर्ण रखते ही हैं। साथ ही देखिए एक और परिवर्तन की बात, एक और जो उच्चारण के वर्गीकरण के आधार पर जब हम देखा ध्वनियों को, तो तीसरा एक वर्गीकरण का आधार ध्वनियों का करण भी है। तो देखिए मुख विवर में स्थित उन यंत्रियों को, उन इंद्रियों को करण कहते हैं जो सतत गतिशील न रहकर ये जो ध्वनियों के उच्चारण में सहायता पहुंचाती है, मतलब जो स्थिर है। स्थान और करण में यही अंतर है कि स्थान तो स्थिर एवं अचल होता है, लेकिन जो करण है वो अस्थिर और चल होता है। देखिए हो सकता है मैंने यहाँ जो बात बोली है वो विपरीत हो गई हो। देखिए जो करण है वो चल रहता है, लेकिन जो स्थान है वो नियत रहता है, वो अचल रहता है। तो अधरोष्ट, जिह्वा, कोमल तालु और स्वर तंत्री को करण कहा जाता है, क्योंकि ये चलायमान रहते हैं। और इस प्रकार भाषा विज्ञान में स्थान, प्रयत्न और करण को आधार बनाकर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन करण को वहां वैज्ञानिकता नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए स्थान और प्रयत्न के आधार पर ही जो ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है उसे सार्थक माना गया है। देखिए अब ये जो हमने ध्वनि की बात देख ली, हमने ये भी देखा कि किस प्रकार ये ध्वनियों का वर्गीकरण स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया। लेकिन अब हम ध्वनियों के भेद देखेंगे कि ध्वनि, जिस प्रकार स्वर और व्यंजन की हमने बात की कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और किस प्रकार इनका विभाजन किया गया है। तो देखिए स्वर और व्यंजन की जब हम बात करें तो 11 स्वर हैं, और अगर हम इनकी उत्पत्ति के आधार पर देखें तो जो मूल स्वर हैं, जिन्हें एकल स्वर भी कहा जाता है, ये संख्या में 4 हैं। अ, ई, उ और री, ये मूल स्वर हैं। लेकिन जब हम उच्चारण की बात करेंगे, जब हम ध्वनियों की बात करेंगे, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर भी आएंगे, यहाँ पर संयुक्त स्वर भी आएंगे, उनको हम पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की बात करें तो पहले तो मूल स्वर की बात करी हमने, और दूसरा जो भाग होता है उत्पत्ति के आधार पर ही संधि स्वर। ऐसे स्वरों का निर्माण जिनका निर्माण 2 स्वरों के योग से हुआ है वो संधि स्वर कहलाते हैं। और संधि स्वर ही 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जिसमें एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले जब 2 स्वरों से मिलकर स्वर का निर्माण होता है तो दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे अ और अ मिलकर आ, ई और ई मिलकर दीर्घ ई। इस प्रकार जो एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले स्वर हैं वह सवर्ण स्वर का निर्माण करते हैं, और सवर्ण स्वरों के योग से जो निर्मित होता है
वो दीर्घ स्वर कहलाता है। लेकिन संयुक्त स्वर जो है उनका उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होता है, उनसे निर्मित जो होता है वो स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान तालु है, इन दोनों के योग से जो बना वो ओ स्वर बना, तो ये ओ स्वर जो है वो संयुक्त स्वर कहलाएगा। इसी आधार पर मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वर, जैसे कि अ ई ओ उ, अ ई उ और री, ये जो स्वर हैं इनके उच्चारण में कम समय लगता है और ये एक ही चुटकी के बराबर इनमें समय लगता है इनको उच्चारण में, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरी शब्दों में अगर हम दूसरा विभाजन इसमें देखें जो मात्रा के आधार पर है, उसमें दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। देखिए आ ई उ, ये दीर्घ स्वरों की बात कर रही हूं मैं। ए आई औ, ये जो स्वर हैं इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इस दीर्घ स्वर से भी अधिक अगर वहां पर समय लग रहा है तो वो प्लुत स्वर कहलाएंगे, जिसमें सबसे अधिक स्वर समय लगता है। जैसे ओम का उच्चारण करेंगे तो जो वहां ऊ का उच्चारण किया जा रहा है, ओ को अधिक लंबा खींचकर किया जा रहा है, तो वो प्लुत स्वर कहलाएंगे। देखिए हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा, इस आधार पर ओष्ठाकृति के आकार पर भी होगा, जिह्वा की स्थिति के आधार पर भी होगा। तो इन सारे आधार पर हम जब देखते हैं तो आप अगर हम उच्चारण अवयव के आधार पर देखें तो वहां पर पहला विभाजन जो है स्वरों का विभाजन कंठ स्वरों में हम देखें तो जिस स्वरों का उच्चारण, जिस स्वर का उच्चारण, वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं हम, जहां निर्बाध गति से हवा बाहर निकल रही उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ स्वर कहते हैं। इसमें जब हमने स्वरों का विभाजन वहां पर देखा था तो हमने देखा अ और अह विसर्ग भी आ रहा था, तो ये कंठ स्वर कहलाते हैं। तालव्य की बात करें तो जिसका उच्चारण तालु से होता है, जो तालु ये जो मुख विवर में जो ऊपर की छत है वहां तालु से होता है, उसे तालव्य स्वर कहते हैं। जैसे ई। मूर्धन्य जिसका मूर्धा से होता है, जैसे री जो स्वर है वो मूर्धा से उच्चरित होता है। दंत्य जिस स्वर का उच्चारण दंत की सहायता से होता है, जैसे री जो है वो दंत से उच्चरित होता है। ओष्ठ्य जिसका उच्चारण होठों के माध्यम से ऊ स्वर हमने देखा। अनुनासिक जिस स्वर का उच्चारण नासिका से होता है उसे अनुनासिक, जैसे अंग जो कह रहे हैं उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। कंठ तालव्य जिन स्वरों का उच्चारण में कंठ और तालु जो हैं एक साथ भूमिका निभाते हैं उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। और ए या आई, ए और आई जो है वो इस तरह के स्वर कहलाते हैं जो कि संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। कंठ ओष्ठ इसी तरह, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ और होठ ओष्ठ दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें कंठोष्ठ्य कहते हैं। जो ओ और औ जो स्वर हैं वो कंठोष्ठ्य कहलाएंगे। जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो कंठोष्ठ्य में कंठ और ओष्ठ दोनों स्थानों से ये स्वर बोले जा रहे हैं, और ये संयुक्त स्वर भी हैं क्योंकि कंठ और जब हम ओ की बात करते हैं तो अ और ऊ से निर्मित, कंठ और तालु से जो ये स्वर बोले जाते हैं उनसे निर्मित होता है। इसीलिए हमने संयुक्त स्वर भी बात की थी उत्पत्ति के आधार पर जब हम पढ़ रहे थे, संधि स्वरों में जब पढ़ रहे थे। लेकिन ये कंठोष्ठ्य हैं, कंठ और तालु से मिलकर बनते हैं, लेकिन ओष्ठ कंठ और तालु स्वरों से मिलकर बनते हैं, लेकिन जब उनका उच्चारण होता है तो वो कंठोष्ठ्य होता है। इसी तरह दंतोष्ठ्य जो है उसमें दंत और ओष्ठ से एक साथ उच्चारण किया जाता है, तो वो दंतोष्ठ्य स्वर बोलेंगे। तो ये हमने जब स्वरों का विभाजन देखा तो वो स्थान के आधार पर देखा स्वरों का विभाजन। अब इसी तरह प्रयत्न के आधार पर देखेंगे तो वही जिह्वा की स्थिति, ओष्ठों की स्थिति और कंठ की मांसपेशियों में शिथिलता या सुदृढ़ता के आधार पर हम ये चीज देखेंगे। तो जिह्वा की अवस्था में तो जब हम देखें तो अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, हमने ये चीजें इस आधारों पर बांटा। जैसे कि जो अग्र स्वर है, जिह्वा की स्थिति जब त्रिभुजाकार हो जाती है, वो आगे की ओर ऊंची हो जाती है, तो जब हम ऐसी स्थिति में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। और इनमें हम देखते हैं तो ई, ए और आई जो है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जब पश्च स्वर उन्हें कहेंगे
जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा पीछे की ओर झुकती है या फिर जिह्वा त्रिकोण के दाहिनी ओर पड़े, तो वहां पर ऊ और ऊ जैसे जो स्वर हैं वो पश्च स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर उसे कहेंगे जिसमें जो जिह्वा के उच्चारण में जो स्वर है वो त्रिकोण के अंदर पड़े, उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ या आ। ऐसे ही जिह्वा की पड़ी स्थिति, जो लेटी हुई स्थिति है जिह्वा, उसके आधार पर भी हम संवृत, ईषत् संवृत, विव्रत, ईषत् विव्रत भी भेद कर सकते हैं। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, अवृत्ताकार स्वर हैं। वृत्ताकार स्वर को जब हम देखें तो ऊ जो पूर्ण वृत्त बन जाता है उसे ऊ वृत्ताकार स्वर कहा है हमने। अर्धवृत्ताकार में ओष्ठों की आकृति पूर्णतया वृत्ताकार न होकर अर्धवृत्ताकार होती है, तो वहां पर अगर आप देखें तो जैसे आ जो है वो अर्धवृत्ताकार स्वर है। अवृत्ताकार स्वर जिसमें ओष्ठ स्वाभाविक रूप से खुले रहते हैं, तो सारे ई, ए, आई ये जो स्वर हैं वह अवृत्ताकार स्वर हैं। इसी तरह कंठ की मांसपेशियों की स्थिति, कुछ स्वरों के उच्चारण में जो दृढ़ रहती है स्थिति, जिसमें जो कंठ पिटक है और जो चिबुक के बीच की जितने भी जो यंत्र हैं वो एक तरह से तने हुए रहते हैं, दृढ़ हो जाती है मांसपेशियां, उनमें एक तनाव आ जाता है, उनमें एक खिंचाव सा आ जाता है, वो दृढ़ स्वर कहलाते हैं। जिसमें दीर्घ ई और दीर्घ ऊ ये जो है दृढ़ स्वर कहलाते हैं। साथ ही शिथिल स्वर जो हैं जिनमें मांसपेशियों में, मुख विवर की जो मांसपेशियां उनमें किसी प्रकार का तनाव नहीं आता है, तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ जो है वो शिथिल स्वर इस प्रकार कहलाते हैं। तो ये जो है स्वरों का वर्गीकरण था। इसी प्रकार वर्णों जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण है। जब हम जो हमने देखा भी था, मैं फिर से बोल देती हूँ, जब वो काकल्य, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, वर्ष्य, दंत्य, ओष्ठ्य और जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय के शायद उदाहरण जो हैं वो रह गए थे। जो जिह्वामूलीय व्यंजन में जो नुक्ता वाले व्यंजन हैं, देखिए उनका उच्चारण होता है क, ख, ग, जो जिह्वामूलीय व्यंजन ये कहे जाएंगे, लेकिन उनका उच्चारण जो है खाथिल, इस तरह का क का उच्चारण होगा। तो वो जो नुक्ता वाले जो शब्द हैं, दुक्ता वाले जो व्यंजन हैं, उनका उच्चारण जो है जिह्वामूलीय होता है। बाकी आप पढ़ चुके हैं, जब हम काकल्य की बात करते हैं तो काकल स्थान से जो उच्चारण होता है, जिसका जैसे कि जिसका ह हमने पढ़ा, और अंग्रेजी के एच का भी काकल्य है। मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्योंकि मैं बीच में बता चुकी हूँ। जब हम कंठ की बात करते हैं तो जिसका उच्चारण कंठ से होता है, जिन्हें कंठ ध्वनियां कहते हैं, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, अंग की बात हमने की। इसी तरह जो आपने जो स्वर पढ़ा वहां पर अ और अह पढ़ा। जब तालव्य की बात करते हैं, तालव्य व्यंजनों की बात करते हैं, तो हम च, छ, ज, झ, य इनकी बात करते हैं। मूर्धन्य की बात करते हैं तो समूचा जो ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ड है, जो मूर्धा से उच्चारण होता है, जो कठोर तालु के पीछे का भाग है, जिससे मूर्धा स्पर्श करती है, मूर्धन्य है। वर्ष से जो दांतों के ऊपर जो मसूड़े हैं, जब जिह्वा उसे स्पर्श करती है तो जिनका उच्चारण होता है न जैसे जो शब्द हैं, वर्ण हैं, वो दंत्य जिन व्यंजनों का उच्चारण जो है दंत पंक्ति से होता है। इसमें त, थ, द, ध, न ये वर्ण रखे जाते हैं। स भी जो दंत्य है ये पहले बोल चुके हैं। ओष्ठ्य प, फ, भ, भ, म, ओ ये जो है ओष्ठ्य व्यंजन और स्वर हैं। जिह्वामूलीय में मैंने आपको बता दिया कि जिह्वामूल से जिनका उच्चारण होता है, तो यहाँ पर जो अरबी फारसी की जो ध्वनियां हैं उनका उच्चारण हम स्पेशली उनमें भी क, ख, घ मुख्यतः वहां से उच्चारित किया जाता है। प्रयत्न के आधार पर देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये नहीं हुआ। जब हम प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण को देखते हैं तो वो स्पर्श, संघर्षी, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, अंतस्थ इस प्रकार कहे जाते हैं, और अनुनासिक इस प्रकार से भेद करते हैं। जब हम स्पर्श व्यंजनों की बात करते हैं तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अवयवों का, जो मुख के जो अवयव हैं, वाग अवयव जो है, उनका पूर्णतया स्पर्श होता है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कंठ से लेकर ओष्ठ तक के सभी स्थानों का स्पर्श होता है।
वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसमें क, च, ट, त और प वर्ग, ये सारे जो वर्ग है वो स्पर्श व्यंजन, क से लेकर प वर्ग तक के जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। जब हम स्पर्श संघर्षी बात करते हैं तो जिन जो ध्वनियां हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ हवा के निकलने पर हल्का घर्षण भी होता है, उन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। तो स्पर्श और संघर्षी दोनों हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन तो है ही, वो स्पर्श में तो आएंगे ही, लेकिन जब वो हवा निस्वृत हो रही है, निश्वास जब निकल रहा है, तो वहां पर हल्का सा संघर्षण भी हो रहा है। तो जो च वर्ग जो है, च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसी के साथ अगर हम संघर्षी व्यंजनों की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मार्ग किसी एक स्थान पर इतना अधिक संकुचित हो जाए कि वहां पर बहुत अधिक संघर्षण होता है और जो निश्वास है वो रगड़ खाकर एक तरह से घर्षण करके बाहर निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये जो श, स, श, स, ये जो ध्वनियां हैं वो, साथ ही जो ज ध्वनि है अरबी फारसी की, वो भी ये संघर्षी व्यंजन में आती है। पार्श्विक व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो जिह्वा की नोक है वो मूर्धा को छूती है, मूर्धा का स्पर्श करती है, और निश्वास जो है, जो श्वास निकल रहा है वो जिह्वा के अगल बगल से बाहर निकलता है, वो पार्श्विक व्यंजन है। जैसे कि ल जो है वो पार्श्विक व्यंजनों की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार ये व्यंजन है। जब हम लुंठित देखते हैं तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा किसी प्रकार लिपट जाती है और वो जिह्वा की नोक जो है वत्स पर, जो मसूड़ा का स्थान है, उस पर बार बार ठोकर खाती है, वे लुंठित कहलाते हैं। जैसे र जो वर्ण है वो लुंठित वर्ण कहलाता है। इसी तरह उत्क्षिप्त जो अगला प्रकार है, वहां देखें तो जिह्वा जो है तालू के किसी भाग से झटके से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ढ और ढ जो व्यंजन है वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसी तरह जो अंतस्थ है वो कभी स्वर की तरह और कभी व्यंजन की तरह बोले जाते हैं, उन्हें अंतस्थ या अर्ध स्वर कहते हैं। और य और व जो है वो ऐसे ही अंतस्थ या अर्ध स्वर व्यंजन भी है, क्योंकि इनमें कभी तो हवा जो निर्बाध रूप से निकलती है, कभी तनिक इनमें जो घर्षण है वो होता है, इसीलिए ये कभी व्यंजन की तरह उच्चरित होते हैं, कभी स्वरों की तरह उच्चरित होते हैं। अनुनासिक जो है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा है वो मुख विवर के साथ साथ नासिका से भी निकला करती है, तो उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जो कि पंचम वर्ण जो है अंग, य, न, ण, म, ये अनुनासिक वर्णन, ये जो व्यंजन हैं वो कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो प्रयत्न के आधार पर हमने स्पर्श संघर्षी, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, अर्धस्वर या अंतस्थ और अनुनासिक, इनकी बात की। 8 प्रकार हैं और इसकी टेबल आपको बनानी है, इसकी रूपरेखा आपको बनानी है। इसी तरह प्रयत्न के आधार पर जब हमने देखें तो जब विचार उसे कहते हैं, या विवार वो शब्द है, विवार उसे कहते हैं जब स्वरतंत्रियां पूरी तरह से पूर्णतया खुली रहती है, उन्हें विवार कहते हैं। इसमें क, प, च, ट और त ये आते हैं विवार। संवार जो है जिनमें स्वरतंत्रियां बंद हो जाती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उन्हें संवार कहते हैं। प्रयत्न की बात की जा रही है बाह्य प्रयत्न के आधार पर, और इसमें ग, व, ज, ड इस प्रकार की जो ध्वनियां हैं। श्वास, जिसमें हमने देखा कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जो है अबाध गति से चलती रहती है, उसे श्वास व्यंजन कहते हैं। और इसमें छ, फ, ठ ये हमने देखा। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं, आराम से जो श्वास है बाहर निकल रही है इनके उच्चारण में। जब हमने देखा नाद, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमने क्या देखा था, स्वर तंत्रियों के जो पर्दे हैं वो बहुत अधिक समीप में आ जाते हैं और उनसे फिर जो वायु है, जो निश्वास है, वो एक बहुत अधिक प्रयत्न से या बहुत अधिक दबाव से बाहर निकलती है। तो उसमें हम देखें तो म, न और न ऐसी ध्वनियां हैं। अघोष अगर देखें, अघोष क्या है ये ध्यान रखें, परिभाषा बार बार पूछी जाती है। तो
तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और जो द्वितीय व्यंजन है वो अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे क वर्ग की बात करें तो क और ख, च वर्ग की बात करें च, छ, जब हम ट वर्ग की बात कर रहे हैं तो ट थ, त वर्ग की बात कर रहे हैं तो त थ, प वर्ग की बात कर रहे हैं तो प फ, ये अघोष व्यंजन है। इसी तरह प्रत्येक वर्ग का जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है वो घोष व्यंजन कहलाता है। तो आप ग, घ, अंग, इसी तरह ज, झ, य, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वो घोष हैं। इसी तरह अल्प प्राण और महाप्राण भी प्रयत्न के आधार पर हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो निश्वास है, जो वायु है, उसका थोड़ा प्रयोग किया जाता है, वो अल्प प्राण कहे जाते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन का प्रथम और तीसरा और पंचम व्यंजन वो अल्प प्राण, क्योंकि इनके उच्चारण में जो श्वास है वो कम लगता है। जो श्वास निश्वास का जो बाहर निकल रहा श्वास उसका थोड़ा प्रयोग किया जाता है, निश्वास का, वायु का थोड़ा प्रयोग किया जाता है, इसीलिए प्रथम, तृतीय और पंचम। लेकिन इससे उलट जिन व्यंजनों के उच्चारण में निश्वास वायु का अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जो प्रत्येक वर्ग है उसका दूसरा और चौथा, जैसे कि क वर्ग की बात करें ख और घ, क्योंकि उनके उच्चारण में जो निश्वास है उसमें अधिक वायु का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का जो द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण है, जो व्यंजन है, वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो इस प्रकार हमने प्रयत्न के आधार पर देखा श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये सारे व्यंजन हमने प्रयत्न के आधार पर देखे। हमने स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण देखा जो कि महत्वपूर्ण था। तो ये सारा स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण स्थल थे, उनके वर्गीकरण थे, जो कि ध्वनि विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आगे के कालांश में हम इसी विषय को जारी रखेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।